हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सेवाश्री ऑर्फनेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं समकालीन भारत और शिक्षा के बारे में, जिसमें आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है वैदिक कालीन शिक्षा। आज हम लोग बात करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में। तो चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ क्या था। वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ था वेदों की शिक्षा, क्योंकि उस टाइम पे वेद ही सर्वोपरि थे और उन्हीं की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चा गुरुकुलों में जाता था। अब इसकी समय सीमा क्या है, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। बहुत मतभेद हैं, वैदिक काल का जो समय सीमा है उस पर बहुत ज़्यादा मतभेद हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन अभी तक जो मानी गई है एनसीईआरटी के द्वारा या जो जिस पे सबसे ज़्यादा मत आए हैं कि हाँ ये वाला टाइम सही है, तो वो है आपका 2500 से 500 ईसा पूर्व तक। अब बात करते हैं आगे की। वैदिक कालीन शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली, हिंदू शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली भी कहते थे। जो आपकी वैदिक कालीन शिक्षा थी उसे दो भागों में विभाजित किया गया था, आपका प्रारंभिक वैदिक काल और आपका उत्तर वैदिक काल। उसके बाद में इसे ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली क्यों कहते थे, क्योंकि इसमें जो ब्राह्मण थे वही सर्वोपरि था, उसे ही अपना सब कुछ माना जाता था, इसलिए इसे ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली भी कहते थे। इसमें जो गुरु होते थे वो ब्राह्मण होते थे। दूसरा, इसे हिंदू शिक्षा प्रणाली क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे हिंदुओं का वर्चस्व था, तो इसलिए इसे हिंदू शिक्षा प्रणाली भी कहते थे। तीसरा, इसका वैदिक शिक्षा प्रणाली क्यों कहते थे। वैदिक शिक्षा प्रणाली से इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस टाइम पे वेदों की शिक्षा दी जाती थी, इसलिए इसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा जाता था। F.W. थॉमस ने अपने शब्दों में कहा है कि ऐसा कोई देश नहीं है जहां ज्ञान के प्रति इतने प्राचीन समय में प्रारंभ हुआ हो जितना भारत में, या जितने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना भारत में किया है। तो ये आपकी एक डेफिनेशन है जो वैदिक काल से रिलेटेड है, और ये आपकी F.W. थॉमस ने दी थी। उसके बाद है वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ। वैदिक काल में शिक्षा शब्द का प्रयोग ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन के पर्याय के रूप में किया जाता था, और इन रूपों में भी संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता था। जैसे अभी आपकी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है तो उसमें आपके दो मीनिंग आते हैं कि एक तो स्कूलों का संकुचित रूप क्या है, एक व्यापक रूप क्या है, तो दोनों बताइए। उस समय में भी जो स्कूलों की जो शिक्षा दी जाती गुरुकुलों में, उसका एक संकुचित रूप भी था शिक्षा का और एक व्यापक रूप भी था। उस टाइम पे जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी उसे सिर्फ एक ही तरीके था कि हाँ इसे हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो शिक्षा हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है, मतलब हमें शिक्षा ग्रहण करके मोक्ष मिल सकती है, ऐसा उस समय मानना था। अब बात करते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ। बच्चों को परिवारों में विद्यारंभ संस्कार और गुरुकुलों में उपनयन संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले ज्ञान एवं कला कौशल में प्रशिक्षण को संकुचित अर्थ में शिक्षा कहा जाता था। जो ज्ञान बच्चों को विद्यालय में मिलता था वो ज्ञान उनका संकुचित अर्थ था शिक्षा का। बच्चों का 5 वर्ष की उम्र में विद्यारंभ संस्कार होता था, उसमें एक पंडित आता था जो घर का कुल पुरोहित होता था, वो बच्चे को वस्त्र पहनाकर चावल से अक्षत पे ओम वगैरह जो लिखवाता था। विद्यारंभ संस्कार के बारे में हम पूरी डिटेल से बात नेक्स्ट अपनी स्लाइड्स में करेंगे। अभी हम बात करते हैं जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है। तो शिक्षा के संकुचित अर्थ में पहले जब बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था, उसके बाद बच्चा जब अपने गुरुकुल में प्रवेश करता था उसका उपनयन संस्कार होता था, और उसका उपनयन संस्कार होने के बाद उसे विद्यालय में अपने जो गुरुकुल था उसका विभिन्न विषयों में से शिक्षा और ज्ञान दिया जाता था, कला कौशल में उसे प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये आपका शिक्षा का संकुचित अर्थ में थी शिक्षा। अब शिक्षा व्यापक अर्थ में क्या थी, जब बालक का समावर्तन संस्कार होता था, मतलब कि जब बच्चा अपना गुरुकुल की शिक्षा पूरी करके बाहर निकलता था तो इस समारोह में गुरु शिष्यों को एक उपदेश देता है कि स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। मतलब कि जब बच्चा गुरुकुल से निकल के जाता था अपने
घर वालों के साथ या अपने समाज में जाता था, उस टाइम वो गुरु जो था वो शिष्य को ये बोलता था कि कभी भी सीखने में आलस्य मत करना। इसका अर्थ है कि तुम कभी भी अपने जीवन काल में आलस्य मत करना, जीवन भर स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन करना। मतलब कि तुम अपने जीवन में अगर तुम्हें कहीं से ज्ञान प्राप्त होता है तो तुम उसमें उसे लेने में आलस्य मत करना, और अब जीवन भर तुम ज्ञान प्राप्त करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीखना, जो हम अधिगम प्राप्त करते हैं, सीखते हैं जो हम, उसकी कोई एज नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो ऐसा ही वैदिक काल में माना गया था कि जहाँ से भी तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो वहीं से तुम लेना, और कभी भी तुम आलस्य मत करना। ये जो स्लाइड्स हैं इनका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करा दूँगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से आप इसका PDF ले लीजिएगा। आगे बात करते हैं शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो राज्य के नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त थी। दूसरा है, वैदिक कालीन शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क थी। उसमें राजा या जो जिन भी घरों के बच्चे पढ़ने के लिए आते थे वो अपनी मर्जी से उसमें दान दे सकते थे, लेकिन वो मांगते नहीं थे। वो अपनी मर्जी से, जो राजा था वो दान में कुछ भी दे सकता था। आय के स्रोत, दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा। तो वहाँ पे जो आय के स्रोत थे वो दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा थी। जो राजा महाराजा थे वो उस टाइम पे दान देते थे बच्चे, और जो गुरु थे वो गुरु भिक्षा के लिए जाते थे, और जो बच्चे वहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जाते थे वो थोड़ी बहुत ही गुरु दक्षिणा दे करके जाते थे। इसी से गुरुकुल का खर्चा पानी चलता था। यही वहाँ का प्रशासन एवं वित्त था। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा की संरचना एवं संगठन। प्रारंभिक शिक्षा। वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में होती थी। लगभग 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। जो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा थी वो उसके परिवार से शुरू होती थी, और 5 वर्ष की उम्र में एक शुभ दिन रख के उस दिन उसका विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। अब बात करते हैं कि विद्यारंभ संस्कार होता क्या है। यह संस्कार परिवार के कुल पुरोहित द्वारा कराया जाता था, जिसमें बच्चे को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे और उसे कुल पुरोहित के सामने बैठा दिया जाता था। कुल पुरोहित नया वस्त्र बिछाता था और उस पर चावल बिछाता था। इसके बाद वेद मंत्रों द्वारा देवताओं की आराधना की जाती थी, और बच्चों की उंगली पकड़कर बिछे हुए चावलों पर एक वर्णमाला का अक्षर बनवाया जाता था। इसमें जो वर्णमाला का अक्षर बनवाया जाता था वो ओम बनवाया जाता था। फिर कुल पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा देकर, आशीर्वाद बच्चे को देकर कुल पुरोहित चला जाता था। कुल पुरोहित आता था, बच्चे का जो समावर्तन विद्यारंभ संस्कार कराता था, वो उसमें कुछ वेद मंत्र, जो देवताओं के वेद मंत्र बुलवाता था। उसके बाद वो वर्णमाला लिखवाता था, वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर, जिसमें ओम सबसे पहले लिखवाते हैं। जो घर में अभी भी हवन चलता है जिनके यहाँ पे, और बच्चों का होता है अभी विद्यारंभ संस्कार, तो उन्हें पता भी होगा। तो जो अभी भी पूजा हवन करने के लिए आते हैं पंडित बाहर से, वो आज भी चावल पे ओम लिखवाते हैं। तो पहले भी ओम ही लिखवाया जाता था वर्णमाला में। गुरुकुल की उच्च शिक्षा। वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती थी। 8 से 12 वर्ष की आयु पर बच्चों का गुरुकुल में प्रवेश होता था। गुरुकुल में प्रवेश के समय बच्चे का उपनयन संस्कार होता था, और इसी संस्कार के बाद उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। गुरुकुल में जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे जाते थे तो वो हर वर्ण का, आप सभी को पता है कि वैदिक काल में वर्णों में भी शिक्षा थी। 4 तरीके के आपके वर्ण थे, उनकी एज भी अलग अलग थी। लेकिन ये जो हमारा उत्तर वैदिक काल था, मतलब जो आपका प्रारंभिक वैदिक काल था, उसमें ये था कि हर वर्ण का बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो जो शिक्षा थी वो वर्णात्मक हो गई थी, मतलब वो जो शूद्र था उसे शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इसमें 8 से 12 वर्ष की आयु में बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेता था, और उस समय उसका उपनयन संस्कार होता था। और उस उपनयन संस्कार में क्या होता था, बच्चे के घर के कपड़े निकाल के उसे गुरुकुल के कपड़े पहनाए जाते थे, उसे जनेऊ पहनाया जाता था, और उससे जो उसका टीचर था, जो उसका गुरु होता था, वो उससे पूछता था कि तुम किसके बच्चे हो, तो वो बताता था आपका। तुम किसके शिष्य हो, वो बताता था आपका। उसके बाद उसकी शिक्षा आरंभ होती थी। शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। सबसे पहला उद्देश्य जो था उनका स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन,
कि उनका जो स्वास्थ्य है उसका संरक्षण करना, उनका शारीरिक मानसिक उनका सर्वांगीण विकास करना और उसी स्वास्थ्य का उन्होंने संवर्धन करना, उसे अच्छे से मेंटेन करके रखना, क्योंकि इसीलिए वो सबसे पहले उन्हें योग कराते थे। उनका खाने का टाइम, उनका जो भी काम का था टाइम, वो सब कुछ उनका टाइम सेट था, जैसे कि एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता था। तो उनकी प्रैक्टिस कितना टाइम, उन्हें योग कितना टाइम करना है, वो सब कुछ उनका होता था। वो इसीलिए होता था कि जो गुरुकुल का बच्चा है वो अपने मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक रूप से बिल्कुल बढ़िया रहे, मतलब बिल्कुल भी कमज़ोर ना हो, अच्छे से रहे, उसे कोई भी परेशानी ना हो। सेकंड था सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध एवं पालन। जो उसके सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य है उसे उनका बोध हो और उनका वो पालन करे, उसे उनकी जानकारी हो और जानकारी के अकॉर्डिंग वो उनका पालन करे। थर्ड था ज्ञान का विकास। जो उसे ज्ञान है उसके पास, जो उसे ज्ञान वो लेता है उसका वो विकास कर सके। नेक्स्ट संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। जो उसके आसपास उसकी संस्कृति है, जो उसे पूर्वजों से संस्कृति मिली है, उसका वो संरक्षण कर सके और उसका वो विकास कर सके। नेक्स्ट था नैतिक एवं चारित्रिक विकास। जो वहाँ पे बालक था उसका नैतिक और उसका चारित्रिक विकास हो सके, इसलिए उसके ये वहाँ की शिक्षा के उद्देश्य थे, उसके आदर्श थे। नेक्स्ट था जीविकोपार्जन एवं कला कौशल की शिक्षा। जीविकोपार्जन मतलब कि वो अपने जीवन में अपने जीवन को जीने के लिए जो हम जीविका करते हैं, मतलब अर्न करते हैं, वो कर सके। उसे कला कौशल की शिक्षा भी दी जाती थी कि वो अपने परिवार को पाल सके, वो अपने जीवन में अपनी शिक्षा के द्वारा कुछ कमा सके और कमा के अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। आध्यात्मिक उन्नति। इतने सब कुछ विकास के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी उनका एक उद्देश्य था कि बच्चे की जो है आध्यात्मिक उन्नति भी हो, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो तो मानते हैं कि भगवान है ही नहीं, आध्यात्मिकता तो उनमें बिल्कुल 0% ही आप समझ लो। लेकिन उस टाइम पे आध्यात्मिक उन्नति करना भी एक बालक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शिक्षा की पाठ्यचर्या। प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या। वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या में भाषा, व्याकरण, छंद शास्त्र और गणना का सामान्य ज्ञान, सामाजिक व्यवहार और धार्मिक क्रियाओं के प्रशिक्षण को स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में इस पाठ्यचर्या में नीति प्रधान कहानियों को भी जोड़ दिया गया। जो प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या थी वैदिक काल में, वो प्रारंभिक स्तर की पाठ्यचर्या में भाषा थी, व्याकरण थी, आपके छंद शास्त्र, आपकी गणना का सामान्य ज्ञान था, सामाजिक व्यवहार था, धार्मिक कहानियाँ थी। तो जो उसके ये आपका प्रारंभिक वैदिक काल का सिलेबस था। लेकिन उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इसमें नीति प्रधान कहानियों को भी ऐड कर दिया गया था। उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या। वैदिक काल की उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था, सामान्य और विशिष्ट। तो जो आपकी सामान्य शिक्षा थी, सामान्य शिक्षा में संस्कृत भाषा, व्याकरण, धर्म, नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त नित्य व्यायाम करना होता था, गुरुकुल की व्यवस्था करनी होती थी, गुरु सेवा करनी होती थी। जो आपकी सामान्य शिक्षा है वो आपकी संस्कृत भाषा, व्याकरण, धर्म और नीति शास्त्र में दी जाती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें रोज डेली व्यायाम करना होता था, गुरुकुल की व्यवस्था करनी थी और गुरु सेवा करनी होती थी। विशिष्ट शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, विशिष्ट शिक्षा में प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक साहित्य, विभिन्न ग्रंथों, कर्मकांड, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान, सैनिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कला कौशल, राजनीति शास्त्र, भूभाग शास्त्र, प्राणी शास्त्र की शिक्षा ऐच्छिक थी। उत्तर वैदिक काल में उच्च शिक्षा की इस पाठ्यचर्या में अनेक विषय सम्मिलित किए गए। जो विशिष्ट शिक्षा थी प्रारंभिक वैदिक काल में, उसमें उनके जो क्या बोलते हैं ग्रंथ के अकॉर्डिंग, जो वेद थे उनके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे विभिन्न ग्रंथों, कर्मकांडों, ज्योतिर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान ये मेन थे उस टाइम पे। सैनिक शिक्षा, क्योंकि राजा महाराजा थे तो उन्हें सैनिक चाहिए थे। कृषि पशुपालन, अपने जीविका के लिए कृषि पशुपालन एक अच्छा साधन था उस टाइम पे। कला कौशल भी उसी टाइम में विकास हुआ। राजनीति शास्त्र, महाराज की सभा में राजनीतिज्ञों की भी ज़्यादा ज़रूरत थी तो इसलिए वहाँ पे राजनीति शास्त्र भी दिया जाता था। भूभाग शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ये जो जीरो का भारत ने जो जीरो का आविष्कार किया था, ये सब उसी टाइम की देन है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में उच्च शिक्षा की इस पाठ्यचर्या में अनेक विषय सम्मिलित किए गए। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इसमें और जो
सब्जेक्ट्स थे वो ऐड कर दिए गए। मतलब ये भी थे, कृषि पशुपालन वगैरह ये सब भी थे, लेकिन इनसे जो अलग थे वो और ऐड कर दिए गए। अब इनमें थे आपका इतिहास, पुराण, नक्षत्र विद्या, न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, देव विद्या, ब्रह्मा विद्या और भूत विद्या। इसी विषय शिक्षा की संज्ञा भी दी जाती थी। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें इतना ही, क्योंकि अगर मैं पूरा टॉपिक एक बार कवर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप जो देखेंगे वो लोग बोर हो जाएंगे। और इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से किसी को पढ़ने का मौका मिल सकता है। हमारा जो चैनल है वो एक चैरिटेबल एजुकेशन चैनल है और इसी के माध्यम से हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तक हम 2-3 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो उन्हें शेयर भी कीजिए, उन्हें लाइक भी कीजिए, उन्हें सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा आपका, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से किसी को पढ़ने का मौका मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ में, वैदिककालीन शिक्षा के साथ में। तो जो भी आगे की अपडेट है आप चैनल के साथ बने रहिए, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी।